Hello and everyone, welcome in this video पॉलिटिकल साइंस एग्जाम रिवीजन सीरीज पार्ट नंबर सेकंड। और जिसमें हम लोग करेंगे कुछ फैक्ट। इससे पहले पार्ट वन हो चुका है, सेकंड पार्ट होगा। इसमें हम लोग फैक्ट जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए उनका एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा। एंड आगे एग्जाम कैसे पूछा जा सकता है आगे क्वेश्चन, उसके रिलेटेड भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये आपका पार्ट सेकंड है और इसमें हम लोग करेंगे टू द फैक्ट की बात और टू द कॉन्सेप्ट की बात। मतलब इसमें पीवाई की हम लोगों ने पहले ही इस चैनल पे कंप्लीट करा के डाल दी है, आपके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी। और इसी के साथ में आपका जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ अवेल करा दी जाएगी, जिस पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसके साथ में अगर आप यूट्यूब पे पहली बार चैनल वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे आगे वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ये हमारा होगा फाइनल रिवीजन होगा सीरीज के साथ में, और श्योर श्योर टॉपिक्स होंगे जो जो मल्टीपल टाइम मतलब बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुक किसने लिखी, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। तो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, जिन्हें हम लोग मानते हैं कि प्रीकर्सर यानी कि महिलाओं के लिए लिबरल थ्योरी में बात करने वाली पहली महिला थी। तो इनकी जो बुक है वो याद रखना 1792 में पब्लिश होती है, 1792 में। और ब्रिटिश राइटर रही हैं मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, ठीक है। आधुनिक नारीवाद के आधारभूत ग्रंथों में से एक माना जाता है। ज्ञानोदय के मतलब रेनेसा के आदर्शों और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थी। यह कृति तर्क देती है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों से कमतर नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव होता है। डॉक्टर्स ऑफ एजुकेशन इन्होंने लिखी है और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका था कि कुछ आपसे सीरीज पूछा थी क्रोनोलॉजिकल वे में, तो हमने इसको ऐसा बता दिया है कि ये पूछा गया लास्ट एग्जाम में था। 1973 कूप इन चिली इन द चाइनीज ब्रूटल मिलिट्री मैस्क्रे हो गया था इन टियानमेन स्क्वायर 1989 में। मॉस्टर ट्रीटी रेक्टिफाइड होती है आपकी 1992 में रशियन एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया से। जब क्रीमिया के साथ रशिया का जब वॉर मतलब उससे हुआ तो उसको हटा दिया गया। उसके साथ में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोन मिलते हैं सिंगापुर में 2018 में। तो कुछ सीक्वेंस है, इसको आप नोट्स ऐसे ही कर लीजिए जिससे आपका अगर रिवीजन में कहीं से अगर अगला एग्जाम में ये पूछ ले, मॉस्ट्रिस का पूछ ले, या पूछ ले आपसे इन द स्क्वायर वाली ये घटना पूछ दे मिलिट्री 1989, या रशिया का एनेक्सेशन कब हुआ क्रीमिया से 2014 में, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कुछ आपके इवेंट कुछ ईयर, तो अधिकतर ऐसा होता है कि बार बार ये एग्जाम में रिपीटेड हो जाते हैं। इन द फॉर्मेट अलग हो जाएगा बट आपसे रिपीटेड पूछा जा सकता है। जैसे सोवियत एटॉमिक बम एक्सप्लोड, मतलब सोवियत परमाणु का बम विस्फोट 1949 में होता है। इससे पहले यूएसए कर चुका था। हंगरी पर सोवियत आक्रमण कब होता है, 1956 में होता है, यानी सोवियत इन्वेशन कर देता है हंगरी पे। इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान, ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है 1979 में। और बर्लिन वॉल का फॉल होता है हम लोग जानते हैं 1989 में, इसकी फॉल हो जाती है। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक आती है, 11th की भी आप एनसीईआरटी के ऊपर रिवाइज कर लें। उसमें बाकायदा एक सीरीज और एक कहानी के रूप में दिया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी ये चीज़ें। डेट भी दी गई, बट अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको वहाँ से क्लियर है कि ये कैसे सीरीज चली है तो आपको बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था फाइनेंस कमीशन से, ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फाइनेंस कमीशन कब इसको बनाया गया। तो पूछा गया था कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में बना, सेकंड फाइनेंस कमीशन 1956 में, फिफ्थ 1968 एंड द थर्ड फाइनेंस कमीशन 1960। दिस इज द क्वेश्चन फॉर्मेट। मैंने इसलिए वित्त आयोग की लिस्ट ही पूरी ऐड कर दी है जो आप नोट कर सकते हैं। प्रथम वित्त आयोग के केसी नियोगी अध्यक्ष थे, ये पूछा जा चुका मल्टीपल टाइम एग्जाम में कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, तो इनकी हमने गठन वर्ष रिपोर्ट अवधि लिख दी। सेकंड थे के संथानम, थर्ड नंबर पे आए ए के चंद्रा, उसके बाद पीवी राजमन्नार, महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, जे एम शेलर, वाई वी चावर 8वें नंबर पे थे। 9वें में एन के पी सालवे, उसके बाद में के सी पंत, एम एम खुसरो, सी रंगराजन 12वें नंबर पे। एक आध कर लीजिए, 11 के ए एम खुसरो, 12 के आपके हो जाएंगे सी रंगराजन, विजय केलकर 13, 14 के वाई वी रेड्डी, और 15 के एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर नेट के एग्जाम में, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह रहे हैं। अरविंद पनगड़िया इस समय 16 के हैं, और इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है, याद रखना आपको 16वें वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद की रचनाएं पूछी गई थी जो इस बार लास्ट एग्जाम में, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया, द एविल्स ऑफ आदि करवे, ठीक है, ये नोट आप कर लीजिएगा। एंड दैट आपका नेक्स्ट था कार्ल वन क्लाउजविट्ज, जो आपके थिंकर हैं, वो कुछ ऐसा लिखते हैं वॉर के लिए, उससे क्वेश्चन मतलब पूछा गया था कोड के रूप में।
जो कार्ल वान क्लाउज़विट्ज़ ने कहा था कि युद्ध राजनीति को अन्य तरीकों से जारी रखने का मात्र नाम है, मतलब वॉर इज़ मेयरली द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। इनकी पुस्तक का नाम है ऑन वॉर या वॉम क्रिगे, ठीक है। इस विचार की व्याख्या की है, इस बात पर जोर दिया कि युद्ध राजनीतिक गतिविधि से अलग नहीं है, बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना एक साधन के रूप में होता है, ठीक है। बेसिकली युद्ध को एक प्रकार से बताते हैं कि राजनीति को निरंतरता रखना, तो युद्ध आपको करते रहना पड़ेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, पूछा गया कि लोकसभा में जो सीटें होती हैं उनके लिए राज्यसभा भी पूछता है, लोकसभा भी पूछता है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। जैसे कि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें थी 2, महाराष्ट्र 4, झारखंड 5 और राजस्थान में 3 सीटें हैं। और जिसे हम लोग कहते हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सीटें हैं। द रेफरेंडम टू लीव द यूरोपियन यूनियन, ब्रेग्जिट रेफरेंडम, द ग्रेट ब्रिटेन कब हुआ था, ये पूछा गया था। आई थिंक ये क्वेश्चन इस प्रकार से था कि ब्रेग्जिट मतलब ईयर पूछा गया था कि किस ईयर में हुआ है यूके यूरोपियन यूनियन से अलग। 2016 में वोटिंग हुई थी और 51.9% ऑफ वोटर्स चूज द लीव द यू, लीडिंग टू द यूनाइटेड किंगडम इवेंचुअली विदड्रॉ 31 जन 2020। यानी कि आप याद रखिए 2016 में वोटिंग होती है और 2020 में वो यूरोपियन यूनियन से अलग होता है यूके, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट होना। नेक्स्ट पूछे गए थे कि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल पूछा गया था, जैसे कि वी गिरी, ए आर वेंकटरमन, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत। तो जो आपके वी गिरी रहे वो 1967 से 69 तक, आर वेंकटरमन 84 से 87 तक, के आर नारायण 1992 से 1997, कृष्णकांत आपके 1997 से 2002, एंड देन भैरव सिंह शेखावत आपके 2002 से लेकर 2007 तक। इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन की डिमांड इस तरीके से है, तो आपको थोड़ा सा एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे ना चीज़ों को, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर आता है फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट स्कूल एक प्रकार से कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में चलने वाला है, पर उसका पूर्णतया मतलब हिंसा सहारा नहीं लेता। आई थिंक वो सिर्फ उसका आइडियोलॉजिकल में है कि जैसे हाँ कैपिटलिस्ट की अप्रोच बताते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल, और जर्मनी का ये स्कूल है। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस रिसर्च से एक जुड़ा एक बौद्धिक आंदोलन रहा है। ये पूछा जाता है कि इसके पहले पीढ़ी के विचारक और द्वितीय पीढ़ी के विचारक में कौन कौन से थे। तो पहली पीढ़ी में प्रमुख विचारक थे मैक्स ओकाइमर, थियोडोर अडर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूजे और एरिक फ्रॉम आपके थे। दूसरी पीढ़ी में रहे यूर्गन हैबरमास, जिनका काम आपको याद रखना कम्युनिकेटिव एक्शन, पब्लिक स्पेयर और रेशनल डिस्कोर्स जैसी अवधारणाओं का विकास किया यूर्गन हैबरमास ने। और पहली पीढ़ी को आप याद कर लीजिए, मैक्स ओकाइमर, थियोडोर अडर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूजे, एरिक फ्रॉम का, ठीक है। हर्बर्ट मार्क्यूजे की बुक आप जानते हैं वन डायमेंशनल मैन, जो लास्ट एग्जाम में पूछी गई है, वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट था यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस कुछ हुए और उनका ईयर था। तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बनाना इजीली, तो क्योंकि फैक्ट बेस है पूरा। पूछा गया यूनाइटेड नेशन टेररिस्ट सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन 1948 में होता है। संयुक्त राष्ट्र मिशन इन द सूडान, प्रस्ताव था 1590 के अंतर्गत क्या हुआ, 2005 में हुआ। ये डेट आपको याद रखनी है। और 1948 वाला ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल इन लेबनान में, जो इंटरम फोर्सेस लाई गई थी 1978 में लाई गई। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल इन साइप्रस, साइप्रस में जो लगाया गया वो तो 1964 में किया गया। तो ये कुछ आपके डिटेल्स हैं, इनको आप नोट्स में इस तरीके से लिख लेना, जिस तरीके से लिखें टेबल फॉर्मेट में, जिससे आपको रिवीजन में मल्टीपल टाइम फ़ायदा मिल सके। आर्टिकल्स हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो आपको याद होने ही चाहिए। जैसे कि पहला था, पूछा गया था राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 74। इसका मतलब जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि राष्ट्रपति मंत्री सलाह पर कार्य करते हैं या नहीं, तो आपको याद रखना कार्य करते हैं उसी की सलाह पर। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है आर्टिकल 87 पर होता है। संसद को जब संबोधित करती हैं, यानी कब कब करती हैं, जब पहली बार संसद चुनी जाएगी, यानी लोकसभा एक प्रकार से, मतलब जैसे 2024 में इलेक्शन हुए तो पहली बार जो हुआ उसमें विशेष अभिभाषण, और सत्र के प्रथम बार में। उसके साथ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस पे होती है, आर्टिकल 126 में होती है। तो 124 हम लोग जानते हैं किसके लिए होता है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। 126 होता है राष्ट्रपति अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, अस्थायी है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई, आर्टिकल 143 में। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग करते हैं, जो भी राज्यपाल और जो मुद्दा हो गया था सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था का कार्यपालिका के मध्य, उन्होंने कह दिया टाइम पीरियड फिक्स होगा, और राष्ट्रपति के पास टाइम पीरियड फिक्सेशन का कोई है नहीं आर्टिकल 202(01) के तहत में। तो याद रखना कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो भी आपसे पूछा सकता है दोबारा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233 के तहत होती है, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
तो हम लोगों ने देखा आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 87 संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो 2 बार होता है, ठीक है, साल के, और जब पहली बार चुना जाते हैं, ठीक है, इस सरकार का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126 के तहत, जब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233 के तहत, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बना था कि पार्टी और ईयर से संबंधित बना था कि पार्टी और दिए थे ईयर, दिए थे कि किस ईयर में कौन कौन बना, तो आपको याद रखना डेमोक्रेटिक पार्टी 1828 में बनती है, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा 1867, आवामी लीग जो बांग्लादेश में सेपरेशन के बाद अलग हुई 1949 में, बीजू जनता दल आपकी इंडिया में 1997 एंड सर्वेंट ऑफ द पीपल यूक्रेन में पार्टी 2018। तो याद रखना है डेमोक्रेटिक पार्टी 2 बार रिपीट हो चुका है, एक बार इस बार क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा 1867, आवामी लीग 1949, बीजू जनता दल 1997 एंड सर्वेंट ऑफ द पीपल यूक्रेन 2018 में। ये क्वेश्चन आया था कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से कब मिले हैं, तो वाशिंगटन में 13 फरवरी 2025 को मुलाकात हुई इनकी, ठीक है। इन क्वेश्चनों में जिसमें फैक्ट होता है उसमें आपको मैंने दिखा दी, इसके नोट्स आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको नोट्स कर लीजिए, याद कर लीजिए लास्ट टाइम में, ठीक है, बिल्कुल। जिसमें मैं समझाने वाला उसमें मैं खुद ही आपको समझा दूंगा। लियोन ट्रोट्स्की जिसे हम लोग पढ़ते हैं इन द लेनिन क्रांति के समय में, याद रखना है मार्क्सवादी थे और बोल्शेविक नेता थे। स्टालिन के विरोधी होने के कारण उन्हें रूस से निर्वासित कर दिया गया। 1940 में मैक्सिको सिटी में उन्होंने मतलब एक प्रकार से क्या था कि स्टालिन के खिलाफ हो गए वो, मतलब चीज़ों को लेकर दोनों में कह सकते हैं कि एक प्रकार से विचारधारा का चीज़ों का अंतर था। तो कह सकते हैं कि 1940 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ईयर मृत्यु हुई, तो 1940 में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई डगलस मैकग्रेगर की है, तो उसको आपको समझना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। थ्योरी एक्स assumes employee dislike works need correction control, थ्योरी वाई क्या कहती है, assumes employees are self motivated and seek responsibility। देखिए थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, एक्स का कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति है ना वो स्वयं से काम नहीं करना चाहता, उस पर हम लोग जोर दे के काम करा रहे हैं कंपनी के थ्रू में। वाई क्या कहता है कि एज्यूम्स एम्प्लॉय आर सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब खुद से वो तैयार है काम करने के लिए, जैसे हम कहते हैं एक प्रकार से सहभागिता के साथ में चीज़ों को काम करना, बात कह सकते हैं बातचीत के जरिए, तो सी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ दी जाती थ्योरी एक्स के थ्रू। तो थ्योरी वाई को हमें अपनाना है। स्केलन प्लान दिया एम्प्लॉय इंसेंटिव एंड बोनस प्लान के रूप में, और ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज जो उनकी बुक है एम्फेसाइज ह्यूमन रिलेशन इन मैनेजमेंट, जो हम लोगों के रहते हैं ना इनफॉर्मल और ह्यूमन रिलेशन, उसको थोड़ा बढ़ाने का काम करने का प्रयास करने को कहते हैं डगलस मैकग्रेगर। एक क्वेश्चन बनता है आपका लोकसभा के टेन्योर से पूछा जाता है, इसके राष्ट्रपति का टेन्योर से पूछ सकते हैं, उपराष्ट्रपति के टेन्योर से, सुप्रीम कोर्ट के जजेज का, ऐसी लोकसभा के कार्यकाल से। रवि रॉय, बलराम झाकर, शिवराज पाटिल और मीरा कुमार। तो पहला था दिसंबर 1989 से 1991 तक, बलराम जाखड़ का रहा है 1985 से 1989 तक, सूरज पाटिल का रहा है 1991 से 1996 तक, मीरा कुमार का रहा है 2009 से 2040 तक। ये सीरीज़ आपको अच्छे से याद करनी है, जिस तरीके से मैंने बताया। जे बी मावलंकर, या आप इस संसद की वेबसाइट पर भी जाकर डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। उसका अयंगर जी, हुकुम सिंह, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, श्री नीलम संजीव रेड्डी, श्री बलीराम भगत, श्री के एस हेगड़े, डॉक्टर बलराम झाकड़, श्री रवि रॉय, ठीक है। उसके बाद में आपके शिवराज बी पाटिल, उसका पूर्ण आगे जो संगमा, जिसे हम लोग कहते हैं पी संगमा। उसके बाद में श्रीगंध मोहना चंद्र बालयोगी, ठीक है, बालयोग मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, फिर सोमनाथ चटर्जी, ठीक है। यही मतलब सीरीज से दोबारा आ गई यही सही है। श्रीमती मीरा कुमार 2009 से 2014 तक। उसके बाद में सुमित्रा महाजन एंड श्री ओम बिरला जो करंटली इस समय है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद में एक क्वेश्चन था संसद की गृह मामलों की समिति के अधिकार के क्षेत्र में आने वाले मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो संसद की जो गृह मामलों की समिति है उसमें आता है गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय। उसके बाद में मुख्यमंत्री और उनके राज्य पूछा, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये पूछता है कि इस मुख्यमंत्री का नाम दिया और ये किससे रिलेट हो सकता है। जैसे रामकृष्ण हेगड़े आपके कर्नाटका से संबंधित हैं, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड से, कर्पूरी ठाकुर जिसे अभी भारत रत्न मिला बिहार से, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश से। उनको आवेदन के लिए रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटका, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड, कर्पूरी ठाकुर बिहार, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश से। एमडीजी गोल्स पूछे जाते हैं, एसडीजी गोल्स पूछे जाते हैं, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो हम लोग ऐसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे मैं आपको बता देता हूँ। इरेडिक्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को हटाना, यानी सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा लाना। अब ये भी पूछा जाता है कि एमडीजी सेकंड गोल किससे रिलेटेड है,
शिक्षा से रिलेटेड है वो गोल आपका। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। रेड्यूस चाइल्ड मोर्टलिटी को कम करना, यानी बाल मृत्यु दर को कम करना। दो, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो आपके दो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड हो गए। तीसरा भी आपका हेल्थ से है। कॉम्बैट HIV एंड एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो आपको ये बहुत ही फिंगर टिप्स आपको याद करने पड़ेंगे। 8 इसमें थे। उसके बाद में आपके SDG जो रहे हैं वो इस प्रकार से रहे हैं। 17 गोल थे आपके। उसके बाद 169 टारगेट्स, तो ये आपको याद करने हैं। इसकी मैंने लिस्ट लगा दी। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce inequalities, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद में क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये आपको 17 गोल्स याद करने और 8 गोल्स आपको ये याद होने चाहिए। उसके बाद में FW रिस्क को हम लोग जानते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, और इन्होंने एग्रीरिया मॉडल दिया है। उसके बाद में इन्होंने प्रिज्मेटिक की बात की है, जो बताते हैं कि एक ऐसा मॉडल होगा इसमें 3 फेज से जाएगा, फ्यूज, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ के थ्रू। टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, प्रिज्मेटिक होती हैं, डिफ्रैक्टेड होती हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल एंड होमोजीनियस, जिसमें हमारे कहते हैं एग्रीरिया, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैसी होगी सोसाइटी, बहुत ही कम पढ़ी लिखी होगी, समझ रहे हैं, सिर्फ ग्रामीण इस प्रदेश से संबंधित होगी। एक डिफ्रैक्टेड होती है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज एंड रीजनलाइज, जिसे हम लोग करंटली में कह सकते हैं जो मॉडर्न एरा। इन दोनों की जो बीच का मतलब होगा, इसे कहते हैं ट्रांजिशनल फेज, हेट्रोजीनियस और डेवलपिंग में मिक्सचर होगा ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न का। तो ये मॉडल दिया था किसने, FW रिक्स ने, प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल, ठीक है, फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल, ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। उसके बाद पूछता है द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल, मल्टीपल टाइम आस्क्ड इन द यूजीसी नेट एग्जाम। 1866 में कॉइन करते हैं इकोलॉजी शब्द को अर्नेस्ट हैकेल। ये ड्राइव कहाँ से होता है, ओइकस और लोगोस से, मतलब हैबिटेट साइंस, मतलब एक प्रकार से ओइकोस लोगोस का मतलब होगा एक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट से संबंधित। जो कहते हैं ना कि चीज़ों को समझना, प्राकृतिक परिवेश, वही है ओइकोस लोगोस का अर्थ निकाल के इकोलॉजी, पारिस्थितिकी है। उसके बाद में हेनरी फुल का एक कोट पूछा जाता है, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन मैनेजमेंट ऑफ एयर, seldom do we have to apply the same principle twice as an identical condition, allowance must be made for different changing circumstance। मतलब प्रबंधन के मामले में पूर्णतः कोई निष्पक्ष चीज़ नहीं है। कभी हो सकता है समान परिस्थितियों हमें शायद ही कभी कभी एक ही सिद्धांत को 2 बार लागू करना पड़े। विभिन्न बदलती परिस्थितियों के लिए समायोजन करना आवश्यक होता है। मल्टीपल टाइम पे एक ही जगह के लिए 2 बार हमें नियम लागू करने पड़ सकते हैं। तो ये है कि प्रबंधन जो मैनेजमेंट होगा उसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है। तो हेनरी फ्योल का ऐसा कहना है। ये कोट आपका 2 बार एग्जाम में, ये एग्जाम और इससे पिछले एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। फिर आते हैं लूथर गुलिक के बारे में हम लोग थोड़ा और समझते हैं। लूथर गुलिक आइडेंटिफाइज द 4 बेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, वेज ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होना चाहिए। तो पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। ये आपसे पूछ सकता है कि 4P किसने दिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 4P किसने दिए, या जो 4P हैं उनका फुल फॉर्म, ऐसे नाम दे देगा आपको लिस्ट में, इसमें से कौन से हैं कौन से नहीं। तो आपको याद रखना है, पर्पज आपका होता है प्रोसेस, पर्सन्स एंड प्लेस, ग्रुपिंग बाय द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर द फंक्शन हेल्थ एजुकेशन डिफेंस, कोई एक डिफाइन गोल होगा। प्रोसेस करेंगे, ग्रुपिंग बाय द टाइप ऑफ वर्क ऑन प्रोसेस इन्वॉल्व, जैसे इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग। ग्रुपिंग बाय द क्लाइंटेल और पीपल सर्व, डिपार्टमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन, फार्मर्स। प्लेस, ग्रुपिंग बाय ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ लोकेशन, जैसे रीजनल ऑफिस, स्टेट डिवीजन। तो 4 डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। पर्पज होगा कुछ, प्रोसेस से जाएंगे, पर्सन्स होंगे कुछ इस तरीके से एक ग्रुप टाइप में, और प्लेस होंगे कुछ आपके। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, मतलब इस हम लोग वीडियो में काफ़ी, इस पेपर हम लोगों ने काफ़ी कवर किया था कि देखा था कि स्कीम्स की एक्ट पूछ रहा था, ईयर पूछा था, क्रोनोलॉजिकल बेस में पूछ रहा था। तो आपको याद रखना है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो 1948 में आता है, एक्ट बनता है। फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 में, मिशन इंद्रधनुष 2014 में, हेल्थ मिशन था, ये ध्यान रखना है आपको। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आपको 2019 में, एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये, इससे पहले जो अलग था आयुष्मान वो अलग है, ठीक है, तो दोनों का आपको डेट देखना पड़ेगा एक बार। उसके बाद में फिर एक क्वेश्चन आया था इसी तरीके से, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1963, द स्टैचुरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर द NCDC एक्ट 1962 एंड इनटू फोर्स इन 1963।
जो सहयोगात्मक के लिए बनाई गई थी कॉरपोरेशन, उसके लिए था। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड आपका 1964 में बनता है। सेटअप द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो 2008 में आई थी, जन औषधि लॉन्च टू द प्रोवाइड अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन के लिए। फिर आपका आता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये लॉन्च द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द इंडिजीनियस कैटल ब्रीड, यानी कि जो भारत के जो देशी गाय मतलब जितने भी पशुओं के लिए था। उसके बाद में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं पीडब्ल्यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में, किसको रिप्लेस किया? 1995 के एक्ट को, और ये दिसंबर 2016 में पास हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको पूछ सकता है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट कब बना, ओल्ड को किसको रिप्लेस किया, या फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन अलग से पूछ सकता है, या एनसीडीसी से हम लोग कहते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अलग से पूछ सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखें, तो इसको आप बना लीजिए एक सीक्वेंस में, इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में सारी चीज़ें। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंटार्कटिका टीटी जो आपकी आई थी वो कब आई थी, तो 1959 में आई। उसके बाद में पीटीबीटी हम लोग जानते हैं 1963 में आती है। उसके बाद में एनपीटी 1968 में, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में 1996 में, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में आई। तो ये आप कुछ ट्रीटीज़ हैं जो फेमस हैं, अधिकतर एग्जाम में रिपीटेड होती हैं, हर एग्जाम में, इस नेट के अलावा भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी आपके महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अंटार्कटिका टीटी आपसे मल्टीपल टाइम पूछी गई, सी टी बी टी पूछी गई, फिर एनपीटी पूछा गया, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा इसको। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं ज्वाइन तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस, वीडियोस की लिंक्स या फिर आपको क्विजेस आपको इसी चैनल पर अवेल करा दी जाती हैं, तो जरूर ज्वाइन करें पॉलिटिकल मंत्रा। उसके बाद में अब हम लोग जानते हैं कि पॉलिटी सेक्शन इस पर बहुत ज़्यादा आ रहा है एग्जाम में, तो हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन को देखा। जैसे मेघालय मतलब गठन से पूछ रहा है, जैसे द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमीशन को हम लोग पढ़ते हैं स्टेट के, उसके जो सीक्वेंस वाइज, क्योंकि एक साथ सारे नहीं हो गए थे, समय के साथ धीरे 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 करके राज्यों का पुनर्गठन होता रहा, उसी से रिलेटेड था। उसके बाद पूछा, उसने मिक्स करके क्वेश्चन पूछा, उसने पूछा फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सारे लगा के लाइन से पूछे, तो आपको दोनों पर तैयार रहना है। जैसे मेघालय राज्य गठन जो हुआ वो 1969 के 22वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा किया गया। उसके साथ में हम लोग देखते हैं कि आपका जो मेघालय था वो मणिपुर त्रिपुरा के साथ बनता है, और उसके साथ में आपका नागालैंड 1963 में बना। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय राज्यों के पूर्व शासकों के प्रीवी वर्ष जो इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया था विशेषाधिकार को, 1971 के 26वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिए गए। फिर 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में एक नया अध्याय जोड़ा गया। फिर संपत्ति के अधिकार को 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, यानी 42 में कुछ कटौतियां की गई तो 44 से उसे खत्म कर दिया गया, उसे एक लीगल एक्ट के रूप में बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को 55वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1986 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया अरुणाचल प्रदेश को। तो ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश राजीव गांधी की सरकार में बना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में अगला था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसे हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। तो ये कब इसको जब हम लोग समाप्त करने की बात करते हैं तो 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति आदेश कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम भी लाया गया 2019 भी। दो स्टेशों में बांटा गया केंद्र शासित में, एक तो जम्मू कश्मीर को, एक लद्दाख में। ये प्रभावी कब से हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि 370 जो था वो रिलेट किससे था? जम्मू कश्मीर से। भारत सरकार अपना राष्ट्रपति आदेश कब लेकर आई? तो 5 अगस्त 2019 को लेकर आई। इसमें दो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भी पारित हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो विभाजित किया गया था 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया। ठीक। फिर आपसे कुछ नाम पूछे गए थे और उनका डेटा पूछा गया था कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है या किस पद से थे। तो वी एन नरिया राव को हम लोग जानते हैं, भारत के पहले कैग जो बने थे सीएजी, वो थे आपके वी एन नरिहर राव। रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ये। फिर विनोद राय आपके कैग रहे हैं 2008 से 2013 तक। जे एम लिंगदू भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान कैग 2020 से, ठीक है, इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू इसमें कैग के हैं। तो याद रखना है आपको ये नाम और इनका डेटा। फिर आपसे कुछ पूछा गया था कि कन्वेंशन या ट्रीटीज़ का डेट पूछा गया था। तो जेनोसाइड कन्वेंशन आपका 1959 में होता है। डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर 1975। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1990। वुमेन का हम लोगों ने पता किया था कितने में था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट होता है 1993 में। तो ये काफ़ी टाइम बाद हुआ था वियना कन्वेंशन।
तो जेनोसाइड कन्वेंशन 1951, डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर 1975, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1990, वियना कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट 1983। उसके बाद में नॉर्वे के दार्शनिक अर्ने नेस ने, एक थिंकर रहे अर्ने नेस, इन्होंने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है रिलेटेड फॉर गहन पारिस्थितिकी। एक होता है डीप इकोलॉजी यानी शैलो इकोलॉजी। डीप और शैलो में अंतर ये होता है कि एक प्रकार से डीप में मतलब आप परिस्थिति को सेंटर पर रख के काम कर रहे हैं ना, और शैलो का मतलब होता है आप ऊपर ऊपर से उसे देख रहे हैं, इस पर कोई आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। यह एक पर्यावरण दर्शन है जो मानता है कि सभी जीव और प्राकृतिक तत्व तो अपने आप में मूल्यवान है, न केवल मानव उपयोगिता के लिए हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि अ, मनुष्य के लिए सारी चीज़ें तैयार हैं, बट दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं। उसके बाद कुछ पब्लिक एड से था, हेनरी फ्यूल, मैक्स वेबर, एम्फी फॉलेट, एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और देख रहे हैं कि आपसे एक क्वेश्चन में 5 पूछे गए थिंकर, तो आपको 5 थिंकर का कुछ कुछ डेटा आपको याद होना चाहिए। जैसे हेनरी फ्यूल को हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल के लिए, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल। लीगल रेशनल अथॉरिटी के लिए हम लोग पढ़ते हैं वेबर को, मैक्स वेबर को। इन्होंने फॉर्मल के लिए भी बात की है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रहना चाहिए, किसी से रिलेशन नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। एमपी फॉरेड, आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब था एक ऐसा तरीका बताया जिसमें क्या होता है, दोनों की जो मध्यस्थता, जैसे कि दो पक्ष हैं आपस में लड़ रहे थे, मतलब एक प्रकार से एग्जाम्पल में किसी एक की बातें दूसरे की बातों का जो मिला रूप होगा उसे हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन में, और कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का उन्होंने आइडिया दिया। उसके बाद में एल्टन में द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने बात की ह्यूमन साइड की, यानी कि ह्यूमन रिलेशन की इन द कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एल्टन में एसोसिएटेड हॉथॉर्न स्टडी याद रखना है। ये मैं जो कीवर्ड हाईलाइट कर रखे हैं यही एग्जाम में दोबारा पूछे जाएंगे, जैसे हॉथॉर्न स्टडी किसने दी, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, दैट सबको याद रखना है। चेस्टर बर्नार्ड, स्पिरिचुअल फादर ऑफ द सोशल सिस्टम स्कूल के। बर्नार्ड इज रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द सोशल सिस्टम स्कूल ड्यू टू हिज वर्क द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बुक उनकी है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938। चेस्टर बर्नार्ड, इन्होंने बताया आपका एक सोशल सिस्टम थ्योरी दी है इन द इनफॉर्मल रूप में भी, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम लोग पढ़ते हैं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट। तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन आपका स्टेट के लिए आया, स्टेट की डिफाइन टेरिटरी करने के लिए कि स्टेट होता कैसा है, क्या क्या उसके तत्व होने चाहिए, इसी को हम लोग देखते हैं। यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसे 1933 में मॉन्टेविडियो उरुग्वे में आयोजित एक सम्मेलन में लैटिन अमेरिकी देशों और यूएसए ने अपनाया था, ठीक है। याद रखना किसने किसने आया, कब था, तो पहला क्वेश्चन 1933 में आया, कहाँ, मॉन्टेविडियो और उरुग्वे में, और ये लैटिन अमेरिकी देश और यूएसए ने परिभाषित किया कि राज्य कहलाने के लिए किन 4 तत्वों का आवश्यक होना चाहिए। फोर टर्म, पहला एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, उसके बाद में एक इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके बाद अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी टू एंटर इनटू द रिलेशन विद अदर स्टेट। पहला स्थायी जनसंख्या के बारे में देखते हैं, जो राज्य में रहने वाले लोगों का एक स्थायी समुदाय होना चाहिए, यानी कि नॉट अ ट्रैवल, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बार बार जगह बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं, स्थायी, चाहे उनकी संख्या कम हो या ज़्यादा, इससे कोई मतलब नहीं, स्थायी होना चाहिए। और जैसे कि वेटिकन सिटी की जनसंख्या होती है फिर भी ये राज्य मानी जाती है, ठीक है। उसका निश्चित क्षेत्र क्या है, टेरिटरी तो होनी चाहिए कि पता हो कि यहाँ तक आपका है चीज़ तो राज्य मानेंगे उसको। सीमाओं विवाद होने पर भी राज्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद के होने पर राज्य है। महत्वपूर्ण यह है कि राज्य भौगोलिक अस्तित्व रूप से स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके कि ये एक राज्य है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राज्य में एक संगठित राजनीतिक प्राधिकार, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो अथॉरिटी वाले स्टेट नहीं होते, दैट्स वो भी हो सकते हैं, बट कोई कानून लागू इस प्रकार राज्य के भीतर नियंत्रण रखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रतिनिधित्व कर सके। किसी क्षेत्र में स्थायी सरकार ने जैसा सफल राज्य, तो उसकी राज्य के रूप में वैधता संदेह पद हो सकती है जो फेल्ड हो चुके हैं स्टेट एक प्रकार से। और कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट, राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि राज्य सोवरन होना चाहिए ताकि वे अन्य राज्यों के साथ कूटनीतिक, आर्थिक या राजनीतिक संबंध स्थापित कर सकें, जैसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य एक दूसरे संबंध स्थापित कर सकते हैं, यह उनकी संप्रभुता का प्रतीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं द वॉशिंगटन कंसेंसस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन ने 1989 में किया। जॉन विलियमसन ने, यह शब्द उस समय के वॉशिंगटन स्थित संस्थानों जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएस स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट को दिखाने का प्रयास करता है कि ये सारी चीज़ें थी वहीं पर अवेलेबल कराते थे। आर्थिक नीतियों के सेट को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये आपको याद रखना है किसने किया, जॉन विलियमसन ने 1989 में। यह विकासशील देशों के लिए सुझाई गई मार्केट ओरिएंटेड आर्थिक नीतियों का समूह था जिनका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना था।
10 प्रमुख नीतियाँ भी थी उनकी, जैसे फिजिकल डिसिप्लिन होना, सार्वजनिक व्यय में प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारीकरण, टैक्स का रिफॉर्मेशन, ब्याज दरों का उदारीकरण करना, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दर लाना, उसका ट्रेड लिबरलाइजेशन करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा। जैसे तो अगर आप रिलेट करेंगे जो हम लोगों ने अपनाया था अपना लिबरलाइजेशन, एलपी जिसे हम लोग कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को हम लोगों ने अपनाया, जैसे कि ट्रेड का लिबरल करना, नहीं बाहर की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन मतलब कंपनियों पर थोड़े छूट दे देना, टैक्स का रिफॉर्मीकरण करना। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि इज़ द रिलेटेड फॉर 10 पॉइंट या फिर, तो आप उसे बता सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं पंचायती राज संबंधित फेमस कमेटी जो मल्टीपल टाइम्स इन एग्जाम, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जनता में भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी 1977, अशोक मेहता, दैट्स इज रिलेटेड फॉर टू टियर सिस्टम, जिला परिषद एंड पंडल पंचायत। उसके बाद हनुमंता राव कमेटी 1983, और हनुमंता राव इसके भी अध्यक्ष रहे। पंचायती राज संस्थाओं की सिफारिशों को अधिक वित्तीय अधिकार देने पर बल देने का प्रयास किया, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की चंडीगढ़ की सिफारिश की। फिर हम लोग पढ़ते हैं जीवी के राव को। जीवी के राव का मतलब था 1985 में आती कमेटी, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय भूमिका देने पर बल प्रदान करना, और जिला स्तर पर डीआरडीए जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी को सशक्त करने की कोशिश करना। एम एल सिंघवी, दिस इज द लक्ष्मीमन 1986, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश, लोक अदालतों और ग्राम न्याय व्यवस्था की बात की। फिर 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग जानते हैं, जो 3 टियर प्रोसेस लेकर आए 1992 में। उसके साथ में 74वां भी हुआ, तो 11वीं 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, विषय दिए गए 18 और 29 विषय दिए गए। तो दिस इज द रिलेटेड फॉर द आपके पंचायती राज से। फिर आपका आता है, जैसे मैंने बताया था, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पूछ रहा है, तो स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986। उसके बाद में गोवा दमन दीव रीऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द नॉट फर्स्ट टाइम, दिस इज द रीऑर्गेनाइजेशन 1987। उसके बाद पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। उसके बाद में बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 में। तो 2000 में 3 का हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड आपका अलग मध्य प्रदेश का पटना। उसका मिजोरम को आपको याद रखना है, वहाँ से 3 से। इससे पहले भी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। रीऑर्गेनाइजेशन से आपको बहुत अच्छे से स्टेट पता होनी चाहिए क्रॉनोलॉजिकल में कि कौन सा स्टेट कब कब बना। उसके बाद में विधानसभा संख्या भी पूछता है आपसे, असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी है, जैसे आंध्र प्रदेश में 175 है, गुजरात में 182 है, ये आपको याद रखनी है। मिजोरम में 40 है और पश्चिम बंगाल में 294 है। आंध्रा 175, 182 गुजरात, मिजोरम 40 एंड पश्चिम बंगाल 294। कुछ इवेंट्स, कुछ उसकी ईयर, जैसे बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड 1942 से 43, मुनीच एग्रीमेंट 1938, आपको अच्छे से याद रखना है, 2 बार क्वेश्चन आस्क हो चुका है। अमेरिकन जेनोसाइड के लिए कन्वेंशन 1950 में। उसके बाद में यूरोपियन यूनियन क्रिएटेड कब हुआ? हम लोग जानते हैं 1993 में, मॉस्टर संधि के बाद में। इससे पिछली वीडियो हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन को बहुत अच्छे से कवर किया है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं, वो लोग सामाजिक समानता की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम पंचायती राज का विरोध करते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जातिगत भेदभाव के लिए उन्होंने समाज समता संघ की स्थापना की थी 4 सितंबर 1927 को, ये आपको याद रखना है। उसके साथ में मूक नायक उनकी पत्रिका थी, और बहिष्कृत भारत, मूक नायक 1970 1927 तक बहिष्कृत भारत। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड हो रहा है बार बार, गणमान्य व्यक्तियों की वरीयता तालिका जिसे हम लोग कहते हैं किस सीक्वेंस में सारी चीज़ों को रखा गया, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आएंगे पूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, क्वेश्चन के अनुसार है, लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एंड सॉलिसिटर जनरल। अगर हम लोग देखेंगे तो सीरीज कहाँ से मिलेगी, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंसी सेक्रेटरीट के द्वारा ये जनरेट किया गया। सबसे पहले होते हैं प्रेसिडेंट, फर्स्ट, द सेकेंड इज द वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड इज द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, गवर्नर अब आ गए, फॉर्मर प्रेसिडेंट फिर आपके आ गए। उसके बाद में उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन एंड राज्यसभा एंड लोकसभा। उसके बाद आएंगे भारत रत्न के परेड एम्बेसडर रहेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी,
हाई कमिश्नर फॉर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के साथ जो इंडिया का रिलेशन है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ कहाँ थे देखे, चीफ जस्टिस 6 नंबर पे थे, बट आपके अगर जजेज हैं सुप्रीम 9 नंबर पे हैं। यूपीएससी चीफ इलेक्शन और कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, कैग जैसे हम लोग कहते हैं, वो तीनों 9 में। डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये रहे अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी। मेन इंपॉर्टेंट तो आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा पहले कौन से बाद में आएंगे। ये रही लिस्ट पूरी आपके सामने, ठीक है। के दैट्स इट। अब हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ड सैड के बारे में। एडवर्ड सैड ने काम किया है कॉलोनिज्म पे और पोस्ट कॉलोनिज्म पे, दोनों पे उन्होंने बताया कि पश्चिमी ज्ञानोदय की, जो उन्होंने कोट कहा है कि पश्चिमी ज्ञानोदय की मानवतावादी आलोचना विकसित की जिसने उपनिवेशवाद के साथ संबंधों को उजागर किया है और उत्पीड़न की कथा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक प्रकार से बड़े देश जो आपके हैं यूरोपियन कंट्रीज या फिर डेवलप्ड नेशन, वो डेवलपिंग कंट्रीज का शोषण या गैर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनका शोषण कर रहे हैं, जिससे उपनिवेशित लोगों को गैर पश्चिमी अन्य के रूप में परिष्कृत करने में शक्तिहीन कर दिया है। ये एक साहित्यिक आलोचक, समाजशास्त्री और पॉलिटिकल थिंकर, इन्होंने खासतौर पर पोस्ट कॉलोनियल अध्ययन किया है और ओरिएंटलिज्म के विचारों में काफ़ी योगदान दिया है। जैसे उनकी बुक्स आप याद कर सकते हैं, ओरिएंटलिज्म, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन, कवरिंग इस्लाम एंड पीस एंड डिसकंटेंट्स, ऐसे ऑन द पैलेस्टीन इन द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ओरिएंटलिज्म लिखी इन्होंने बुक्स, आप डेट याद कर सकते हैं, और इसके आप मुख्य विषय भी आपके सामने लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेफ नदी बांग्लादेश और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है, तो ये था किस नदी के बारे में पूछा गया, तो नेफ रिवर है आपकी, जो बांग्लादेश को म्यांमार से अलग करने का करती है काम, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आपका 9वीं अनुसूची, संवर्थी सूची 10वीं एंड 12, 8वीं अनुसूची में संथाली कब जोड़ी गई, तो दैट्स इट आपके पूछा जाता है। 9वीं अनुसूची 1951 में ऐड की गई। फिर 76 में फॉरेस्ट इन कंकरेंट लिस्ट लेके आया गया। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985, दल बदल के कानून से संबंधित थी। 12वीं अनुसूची से हम लोग जानते हैं नगर से संबंधित, नगर पालिकाओं से। 8वीं अनुसूची में संथाली को 2003 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर बल देती है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपका न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। लिबर्टी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता पर 5 प्रकार की। समानता अवसरों और कानूनों के। भाईचारा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। उसके बाद में एक आर्टिकल से पूछा गया था, आर्टिकल 327 आपको पूछा गया था। ये आपका जो स्क्रीनशॉट है वो है वेयर एक्ट से। अगर होता क्या है कि बेयर एक्ट एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, बस उसका लिखित रूप होता है, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता, बस डायरेक्टली उसका कोड जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वही इसमें लिखा होता है। तो आर्टिकल 327 पूछा गया था कि क्या है इसके अंदर, तो पूछा गया था पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। यहाँ ये पूछा गया था कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद को शक्ति दी गई है। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन से संबंधित या सशक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन करना और ऐसे सदन या सदनों का सम्य गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय उपबंध कर सकेगी संसद आपके विधानमंडल के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि संसद के द्वारा किस आर्टिकल में शक्ति दी गई है विधानमंडलों के लिए नियम बनाने की निर्वाचनों के संबंध में, 327 के तहत। 328, देखिए कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है इसलिए मैंने 328 भी जोड़ा। 327 एंड 328 देखिए पढ़िएगा। इसमें लिखा है किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। इसमें क्या लिखा है, संसद की। 327 संसद की, ये भी आपका PYQ रहा है। उसमें 328 पूछा गया था आर्टिकल, इसमें 327 पूछा गया है। इस संविधान के उपबंधों का अधीन रहते हुए जहां तक संसद की इस निमित्त उपबंध नहीं करती है संसद का, वहां तक किसी राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा उस राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के निर्वाचनों से संबंधित या संसद सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार करना तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्य गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय पर उपबंध कर सकेगी। तो 327 इज द संसद एंड 328 आपका विधानमंडल। फिर आपसे पूछा गया था कि कुछ नाम थे, उनको आपको बताना था कि किस किस चेयरमैन रहे हैं, तो आपका देखना KPS मेनन आपके रहे हैं, जो वो आपके रहे हैं संयुक्त राष्ट्र कमीशन कोरिया जो चेयरमैन बने थे, चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन कोरिया। जस्टिस फजल अली को हम लोग जानते हैं चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन।
उसके बाद हम लोग जनरल के एस थिमैया न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। नलिनी रंजन सरकार भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के अध्यक्ष, द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम लोग फिक्की कहते हैं, उसके वो अध्यक्ष रहे। ठीक है, नलिनी रंजन सरकार। तो इसी साथ में हम लोगों ने 2 पार्ट्स कवर किए। और टेलीग्राम के साथ आप नहीं ज्वाइन हो तो टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाएं, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।